दस्तक दूसरी दुनिया की। एपिसोड 1। अतीत का आगाज और वो निशान। उस इंसान ने हमारे परिवार, हमारे बच्चे और हमारी पूरी दुनिया को बचाया है। समय आ गया है सरताज को अपनी वफादारी दिखाने का। हमारे खून का एक एक कतरा सरताज के नाम है। ताज, ताज। ओ सरताज, चल जल्दी चाय लेके आ दो। साहिल अपनी बाइक से उतरा और सरताज के सर पर एक चपत लगाकर पास रखी एक टेबल पर बैठ गया। सरताज ने हमेशा की तरह गैस पर उबलती हुई चाय के प्याले से 2 कप चाय छानकर साहिल की टेबल पर लाकर रख दी और सर झुकाकर अपने मालिक रामचंद्र के पास जाकर खड़ा हो गया। राजस्थान के एक छोटे से शहर सीकर के एसपीडीडी कॉलेज के सामने इस चाय की टपरी पर पूरा कॉलेज आता जाता रहता था। महीने के 3000 रुपए में सरताज ने इस टपरी को ही अपना घर बना लिया था। सुबह 5 बजे जब सरताज इस टपरी के पीछे बने छोटे से कमरे का दरवाजा खोलता तो पहले से ही कुछ स्टूडेंट्स उसके उठने का इंतजार कर रहे होते थे। सरताज की उम्र कुछ 28 से 30 होगी। कद काठी में वो बहुत ही एवरेज लड़कों जैसा था। उसकी आंखें लाइट ब्राउन थी जिसमें से मासूमियत ऐसे टपकती थी जैसे किसी छज्जे से शहद टपकता हो। लेकिन ये दुनिया मासूम लोगों के लिए कहाँ है। सीधे साधे लोगों के साथ ये दुनिया बहुत ही टेढ़ी होती है और इन टेढ़ों के झुंड में सबसे पहला नाम साहिल का ही था, जो फिलहाल सरताज की कंप्लेन उसके मालिक रामचंद्र से कर रहा था। अरे कहाँ से पकड़ कर लाए उस छोरे को ताऊ? अरे इसे 1000 बार समझाया कि हमारी चाय में मलाई होनी चाहिए। इसकी मोटी बुद्धि में कुछ घुसने का नाम नहीं है। रामचंद्र ने एक गुस्से भरी नजर से सरताज को देखा और उससे इशारों में कहा कि वो साहिल से माफी मांगे। अगले ही पल एक आवाज साहिल के कानों पर धीरे से पड़ी। माफ कर दीजिएगा साहिब, आपसे याद रखूंगा। इतना सा सुनते ही साहिल अपने दोस्तों के साथ हंसने लगा। उसने सरताज के कंधों पर हाथ रखा और उसके गालों को नोचते हुए बोला, ओ भाई, इतनी मधुर आवाज। सच कहवे कॉलेज के छोरे, इसकी अरे वो क्या कहवे? हाँ, पुबर्टी हिट ना हुई इसकी। हंसते हुए साहिल वहां से चला गया और सरताज किसी पत्थर की तरह वहीं खड़ा था। रामचंद्र ने अपनी लात से उसकी कमर पर मारा और उसे टेबल पर बैठे और लोगों के लिए चाय लाने के लिए कहा। सरताज के लिए ये सब नया नहीं था। पिछले 2 साल से वो ये सब सुन और सह रहा था, लेकिन कभी उसने किसी से कुछ नहीं कहा। जहां एक तरफ कुछ लोग हैं जो सरताज को अपना भगवान मानते हैं, वहीं कुछ लोग हैं जो सरताज को टपरी पर काम करने वाला छोटू समझते हैं। इससे पहले भी कई बार साहिल और उसके दोस्त पंकज और रीटा ने भी सरताज की खूब बेइज्जती की थी। पिछले सोमवार जब इस कॉलेज में नए स्टूडेंट्स के एडमिशन थे, तब साहिल ने पंकज और रीटा के जूते भी सरताज से पॉलिश करवाए थे, लेकिन तब भी सरताज के मुंह से उफ तक नहीं निकली। लेकिन फिर सरताज की नजर किसी ऐसे शख्स पर पड़ी जिसे देखने के बाद अचानक से उसकी सांसें तेज हो गई थी। ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हो रही हैं, क्योंकि टपरी की तरफ अब सिया बढ़ रही थी। स्कूटी से उतरकर सिया ने अपने चेहरे से दुपट्टे को हटाया और दुपट्टे के एक छोर से अपने आप को हवा देते हुए सरताज के पास आकर बोली, हेलो सरताज, कैसे हो? यार चाय पिला दोगे प्लीज? कल रात इतनी बारिश आई और अब फिर से गर्मी। लेकिन गर्मी में भी जो चाय पिए उसे कहते हैं ना असली राजस्थानी राजपूत। सरताज ने कांपते हुए हाथों से सिया के सामने चाय का कप रखा और जाकर टेबल के आसपास रखे खाली कप्स उठाने लगा। अंदर पंखे के सामने अपने पसीने को पोंछते हुए रामचंद्र ने सिया से अंदर बैठने को कहा और सिया भी अंदर आ गई। दरअसल जब सिया पैदा हुई थी तब रामचंद्र की पत्नी ने ही सिया की मालिश वगैरह की थी, इसीलिए रामचंद्र उसे अपनी बेटी की तरह मानता था। उसे सिया से चाय के पैसे लेना भी पसंद नहीं था, लेकिन सिया कुछ न कुछ करके पैसे दे ही दिया करती थी। सरताज की सांसें अब भी तेज थी, उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों की पुतलियां तेजी से यहाँ वहां हो रही थी। तभी एक जोरदार आवाज आई और रामचंद्र भागते हुए बाहर आया और उसने सरताज के शर्ट के कॉलर को पकड़कर उसे टपरी के बाहर फेंक दिया। थारे बाप ने दिए थे इसके पैसे? रे 3 कप एक साथ फोड़ दिए, थारी जात का। अरे मुझे तेरे जैसे को यहाँ रखना ही नहीं चाहिए था।
ये कहते हुए रामचंद्र ने पैर से अपनी जूती निकाली और सरताज को जोर जोर से मारने लगा। तभी सिया भागते हुए वहां आई और उसने रामचंद्र के हाथ से जूती छीन ली और कहने लगी, अरे अरे छोड़ो इसे, अरे मार डालोगे क्या आप इसे? सिया ने ये कहकर जैसे ही नीचे गिरे सरताज के कंधे पर हाथ रखा, सरताज पूरी तरह से कांप उठा। सिया ने उसे संभालते हुए उठाया और पूछा कि क्या वो ठीक है, लेकिन सरताज के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसके माथे से पसीना उसके भौहों के पास आ गया और उसकी आंखें बंद होने लगी। धीरे धीरे उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन फिर वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। जब सरताज की आंखें खुली तो वो अपने बिस्तर पर था। टपरी का दरवाजा बंद था और पूरे कमरे में एक अजीब सी गंध थी। उसका सर अब भी बहुत तेज दुख रहा था। सरताज ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और कमरे की लाइट जलाई और उसने देखा कि एक 6 से 7 साल का बच्चा कोने में बैठा हुआ है। उसके सर पर चमकता हुआ एक लाल निशान था। सरताज को देखते ही वो बच्चा उठ गया और उसने सरताज के हाथ को अपने हाथ में लिया और आंसू से भीगती हुई आंखों के साथ उसे देखने लगा। कमरे की वो गंध तेज हो गई और सरताज एकटक उस बच्चे को देखे जा रहा था। अचानक से कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरे कमरे में एक अलग ही सन्नाटा छा गया और फिर एकदम से लाइट जली और सरताज वहां नहीं था और ना ही वो बच्चा वहां था। रात के अंधेरे में झींगुर की आवाजों के बीच, एक घने जंगल के सूखे पेड़ों के बीच किसी के चलने की आवाज आ रही थी। सरताज उसी बच्चे के साथ इस जंगल में तेज कदमों के साथ बढ़ रहा था। बीच बीच में कुछ बड़े से पेड़ों के पास वो रुक रहा था और अपने कान को पेड़ पर लगाकर कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था, जैसे ये पेड़ उससे कुछ कह रहे थे। हर पेड़ से कुछ सुनने के बाद सरताज के शरीर पर एक अजीब सा निशान बनने लग गया, जो इस अंधेरे से जंगल में चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। ये निशान ठीक वैसा ही चमक रहा था जैसे उस बच्चे के माथे पर चमक रहा था। कुछ दूर चलने के बाद सरताज जंगल के बीचों बीच पहुंच गया और उसने आसमान की तरफ देखकर कुछ कहा, जैसे कि कोई मंत्र। और फिर सीकर शहर के सिटी हॉस्पिटल में एक आदमी डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रहा था। वो बार बार डॉक्टर से कह रहा था कि उसके पास पैसों की कमी नहीं है, बस वो उसके एकलौते बेटे को बचा ले। डॉक्टर ने जब उसके बेटे की तरफ देखा तो उसके माथे पर एक निशान बना हुआ था, जो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा सरताज और उस बच्चे के सर पर था। बस वो लाल रंग का निशान था और हॉस्पिटल के बेड पर अपनी आखिरी सांस गिन रहे इस लड़के के माथे पर इसका रंग काला था। डॉक्टर ने उस लड़के की नब्ज पकड़ी और कुछ सेकंड बाद उसके पिता की तरफ देखते हुए अपना सर ना में हिलाया। हॉस्पिटल का हर स्टाफ इस अजीब सी मौत का गवाह था। सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, ये निशान क्या है? इसका जवाब देते हुए उस लड़के के पिता ने कहा, आपको इससे क्या? मेरा बेटा तो मर चुका है और ठाकुरों के यहाँ ये आपका पोस्टमार्टम वाटम नहीं होगा। मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ। उस निशान को लेकर कहा जाता है कि डॉक्टर ने तो क्या, पूरे शहर ने ऐसा निशान कभी नहीं देखा था। इसीलिए अगले दिन अखबार की सुर्खियों में, शहर की गलियों में, न्यूज चैनल के प्राइम टाइम पर और रामचंद्र की टपरी पर भी ठाकुर महेंद्र प्रताप के बेटे विशाल की मौत के ही चर्चे थे। अब पुलिस को भी कुछ ना बताया ठाकुर ने। पुलिस जबरदस्ती निकलवाएगी उस मोटे के पेट से। हमारी राजस्थान पुलिस किसी से कम है के? आए हाय, कम से कम इस चाय में शक्कर है। अरे कठे यहाँ का छोटू उर्फ सरताज। इतने में सरताज वहां हाथ में थैला लेकर पहुंचा। रामचंद्र ने उसे बाजार से कुछ सामान लाने के लिए भेजा था और उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए भी अलग से पैसे दिए थे। कल सिया को देखकर वो बेहोश जो हो गया था। सरताज को बचाते हुए रामचंद्र ने साहिल से कहा कि आज की चाय उसने बनाई है। रामचंद्र ने सरताज से पूछा, हिसाब लिया और देखा उसके हाथ में डॉक्टर की दी हुई कुछ दवाएं भी हैं। सरताज को देखकर रामचंद्र टपरी से निकलकर अंदर कमरे में चला गया और सरताज बाहर से लाए बिस्किट को डब्बों में भरने लगा। साहिल की आवाज सरताज के कानों पर पड़ रही थी, जो अपने दोस्त पंकज से उस निशान के बारे में बात कर रहा था।
साहिल ने सुना है कि वो निशान किसी का श्राप है। कुछ पंडित और कुछ लोग हैं जो इसका दावा खुलेआम न्यूज़ चैनल पर कर रहे हैं। कॉलेज के कई स्टूडेंट्स आ जा रहे थे और तभी टपरी पर सिया आई और उसने सीधे अपने कदम सरताज की तरफ बढ़ाए। सरताज ने नजरें झुका ली और एक बार फिर उसके हाथ कांपने लगे। सिया को देखकर उसके पास आते ही सरताज को ये क्या हो जाता है। सरताज खुद ये नहीं जानता था, लेकिन इस बार बहुत हिम्मत करके सरताज ने सिया को देखा और उसकी आंखों में सवालों की परछाइयों को भांपते हुए सरताज ने धीरे से कहा, आप मुझसे दूर रहिए प्लीज। मेरी तबीयत सही नहीं है। सिया ने सरताज की तबीयत फिर बिगड़ते हुए देखा और ठीक है कहकर वो टपरी से जाने लगी। तभी साहिल ने सिया को रोका और पूछा, अरे सिया, वो ठाकुर तो थारी गली का है ना, जिसका बेटा मरा? क्या हुआ था? कुछ अंदर की खबर है क्या? सिया ने पलटकर साहिल को देखा और उसे बताया कि वो इस मामले में कुछ भी नहीं जानती। लेकिन साहिल ने सिया को जाने नहीं दिया और कहा, अरे तो क्या जानती हो तुम? सुना है कल इस सरताज को बेहोश कर दिया था तन्ने। अरे ये बेचारा तो मरने ही वाला था। और मरे भी क्यों ना, थारे मुलायम हाथ मारे सीने पर आ जाए तो भगवान तो मन्ने भी दिखने लगेंगे। सिया की आंखों में साहिल का हंसता हुआ घिनौना चेहरा चमकने लगा था। वो आगे बढ़कर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाने ही वाली थी कि साहिल के दोस्त पंकज ने साहिल के कान में फुसफुसाते हुए बताया कि सिया एमएलए की बेटी है, उससे ऐसी हरकतें ठीक नहीं है। सिया को अपनी तरफ बढ़ते देख साहिल ने अपने पैर उसकी तरफ बढ़ाए और उसके बहुत पास आकर कहा, रे चलकर नहीं, भाग कर आना चाहिए था हमारी बाहों में तन्ने। तभी एक हाथ साहिल के शर्ट के कॉलर तक पहुंचा और उसे घसीटते हुए टपरी पर रखी लकड़ियों की टेबल पर गिरा दिया। आसपास के लोग उठकर खड़े हो गए। साहिल के माथे से खून की एक बूंद टपक कर जमीन पर गिरी और उसने पलट कर देखा तो सामने कोई और नहीं बल्कि सरताज खड़ा था। सबकी आंखें अब सरताज को देख रही थीं, जिसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे।